हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे और इस एग्ज़ाम के टाइम अपने पढ़ाई में पूरा व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2015 में पूछे गए बायोलॉजी के सारे प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज समय को बिना वेस्ट करते हुए चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि ये चार कथन दिया गया है, इन चारों कथनों में से कौन सा ऐसा कथन है जो कि कोशिका के बारे में सूट नहीं करता, जो कि सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट क्या बोलता है, कोशिकाओं के आकार तथा अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ये सही है। कोशिका का जितना भी आकार और अमाप है वो विशिष्ट कार्य से संबंधित करते हैं। सेकेंड है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ये भी सही है। कोशिका कुछ ऐसे भी कोशिकाएं होते हैं जिनका आकार हमेशा बदलते रहते हैं। ऑप्शन सी बोला, प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। कोशिका जितने भी होते हैं ना, उनकी उनके अंदर निष्पादन की क्षमता होती है, ये भी सही है। बट डी बोल रहा है, सभी देह कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिका भी विद्यमान है। ये क्या सही है? जितने भी बॉडी में जितने भी कोशिकाएं हैं वो क्या सभी एक प्रकार से विद्यमान है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि सभी देह कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस पादप को किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है। हो सकता है इस बार इसको पूछ सके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि आंवला हो जाएगा। ठीक ना। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो है आंवला। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है, आभासी फल का एक उदाहरण है। यानी कि इन फलों में से कौन सा एक ऐसा फल है जो कि आभासी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि एप्पल। सेब एक ऐसा फल है जो कि आभासी है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होता है। यानी कि 100 मिलीलीटर ब्लड में, 100 मिलीलीटर रक्त में कितना हीमोग्लोबिन रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और ये पूछ रहा है पुरुष में, ठीक ना, वयस्क पुरुष में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 14.5 ग्राम। ठीक ना, 14.5 ग्राम 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? जो कैडमियम प्रदूषण है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मीना माता रोग, ऑप्शन बी ब्लैंक फुट रोग, ऑप्शन सी डिस्लेरिया, ऑप्शन डी इटाई इटाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इटाई इटाई। यानी कि कैडमियम प्रदूषण इटाई इटाई से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ऑप्शन ए में है जिंक, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? जिंक। ऑप्शन बी में बोल रहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में बोरॉन, ऑप्शन डी में लोहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नीशियम। यानी कि सिट्रस पत्तों पे जो पीले पीले धब्बे बनते हैं वो मैग्नीशियम की कमी के कारण बनते हैं। आपको बता दें, अगर यहाँ पे पोटेशियम भी अगर दे दे ना, यहाँ पे मैग्नीशियम अगर ना दे के पोटेशियम दे दे, पोटेशियम, तो पोटेशियम को ही हम टिक करेंगे। ठीक ना। ऐसे तो मैग्नीशियम और पोटेशियम एक साथ देगा नहीं, बट अगर कभी अगर मैग्नीशियम दिया तो पोटेशियम नहीं देगा, और पोटेशियम दिया तो मैग्नीशियम नहीं देगा। ठीक ना, इसमें ध्यान रखना है। ठीक ना, पोटेशियम अगर दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, पोटेशियम को मारना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि जो हमारे बॉडी है, ह्यूमन का जो बॉडी है, उसमें सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक ना, पीयूष ग्रंथि। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी। ठीक ना, पिट्यूटरी, इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में दे दे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पिट्यूटरी को टिक करेंगे। ठीक ना, इससे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, काला जर का रोग वाहक है, यानी कि जो काला जर बुखार होता है वो
किसके कारण होता है। मान लीजिए कि अगर एक कालाजार का पेशेंट है, ठीक है ना, और एक स्वस्थ स्वस्थ आदमी है, अगर एक कालाजार वाले पेशेंट से दूसरे व्यक्ति में अगर कालाजार फैलता है, तो उस कालाजार को फैलाने वाला जो वाहक होता है वो कौन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, सीसी मक्खी। एक सीसी मक्खी होती है जो कि कालाजार का वाहक होती है। यानी कि अगर एक कालाजार किसी व्यक्ति को कालाजार हुआ है और उसको काट रही है अपने डंक में, तो वायरस उस पर चिपक जाएंगे और वो जाकर एक स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, तो उस डंक के माध्यम से उस स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में जाके वो वायरस मिल जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सीसी मक्खी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, शब्दिनी किस में वाक्य यंत्र है। यानी कि शब्दिनी जो है किस में वाक्य यंत्र है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कोई बताएगा। शब्दिनी जो है किस में वाक्य यंत्र है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड, यानी कि पक्षी हो जाएगा, ठीक ना, पक्षी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन के। आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल बस क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक ना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, वो भी कम टाइम में। एक क्वेश्चन है रहा, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। जब एक जब एक मानव का जन्म होता है, तो उनके जन्म के साथ, उनके बढ़ते उम्र के साथ उनके बॉडी में विकास होने लगता है, ठीक ना, उनके ऊतकों में, उनके कोशिकाओं में विभाजन होने लगता है। यहाँ पे विभाजन हो गया, ठीक ना, इसको यहाँ पे विभाजन हो गया, इसको विभाजन कर लेना, ठीक ना। यहाँ पे विभाजन, यहाँ पे, ठीक ना, विभाजन हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऐसा कोशिका है कि जो सारे कोशिकाओं में तो विभाजन होता है, बट एक ऐसा भी कोशिका है जिसमें, एक ऐसा भी टिश्यू है जिसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, तो वो कौन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी कि तंत्रिका कोशिका एक ऐसा है जिसमें जन्म के बाद किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल सामान्य स्तर में पाया जाता है। यानी कि जो मानव का ब्लड होता है, मानव का रक्त होता है, तो मानव खून में कितना मिलीग्राम परसेंट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी कि 140 से 180 मिलीग्राम परसेंट होता है। यानी कि मानव के रुधिर में, एक मानव के ब्लड में 140 से 180 मिलीग्राम परसेंट कोलेस्ट्रॉल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है। यानी कि ऑप्शन ए में दिया है हवेल, हवेल शार्क, एलाइटिस, ड्रैको। यानी कि इन चारों प्राणियों में से कौन सा ऐसा प्राणी है कि जो नियत तापी है, जो नियत रहता है, उनका टेम्परेचर हमेशा नियत रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक ना। हवेल एक ऐसी प्राणी है जो कि उसका टेम्परेचर हमेशा नियत रहता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय जलीय जीव कौन, भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो है हवेल, ठीक ना। हवेल को ही भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे छोटा, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर ले, कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो स्वतः वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है, ठीक है ना, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पैरामेडिकल के एग्जाम में। इसका ऑप्शन ए में दिया है वायरस, बी में वायरोइड, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि स्वतः वृद्धि तथा स्वतः जनन की क्षमता रखता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया को फिशन एंजाइम क्यों कहते हैं। हम सबको पता है कि बैक्टीरिया को फिशन फंजाई भी कहा जाता है, बट इसे कहते क्यों है, ठीक ना। ऑप्शन ए में है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ऑप्शन ए में दे रहा है उनमें मुकुलन होता है, ऑप्शन ए में दे रहा है उनमें मुकुलन होता है, ऑप्शन बी में देता है उनमें विखंडन होता है। तो बैक्टीरिया में तो विखंडन होता ही है, बट उनमें विखंडन के साथ कवक के लक्षण होते हैं। बैक्टीरिया में विखंडन तो होता है, बट उनमें कवक के भी लक्षण होते हैं, ठीक ना। डी में क्या दे रहा है, उनमें डी में दे रहा है उनमें विखंडन के साथ एल्गी के लक्षण होते हैं। एल्गी का कोई लक्षण नहीं होता है उनमें, ठीक ना। उनमें मुकुलन तो होता नहीं है, ये तो दो पहले ही गलत हो जाएंगे। बस उनमें विखंडन के साथ
उनमें केवल विखंडन में नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक ना। उनमें विखंडन के साथ कवक के लक्षण होते हैं, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स है। ये क्वेश्चन चारगाफ नियम से आया है, ठीक ना। अगर 12th पढ़े होंगे तो उसमें एक नियम है चारगाफ नियम, ठीक ना। कौन सा है? चारगाफ नियम, ठीक ना। उसी में पढ़ाया जाता है डीएनए में प्यूरिन, प्यूरिन पायरिमिडीन, जिसमें आता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक ना। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन तथा गुआनिन, ठीक ना। और पायरिमिडीन से एक होता है जिसमें आते हैं थाइमिन तथा साइटोसिन। यहाँ पे पूछ रहा है डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स है, तो प्यूरिन्स कौन आते हैं? एडेनिन तथा गुआनिन, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडेनिन तथा गुआनिन, ठीक ना। और एक होता है पायरिमिडीन्स, जिसमें पायरिमिडीन्स में आते हैं थाइमिन तथा साइटोसिन, ठीक ना। अगर यहाँ पे प्यूरिन की जगह अगर पायरिमिडीन्स दे दे तो उसका हो जाएगा थाइमिन तथा साइटोसिन। तो आज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एडेनिन तथा गुआनिन। डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन एडेनिन तथा गुआनिन है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र पर अत्यंत पास पास पाए जाने वाले जीन्स क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर का नहीं होना, ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर की उच्च आवृत्ति, ऑप्शन सी क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति, ऑप्शन डी डबल क्रॉसिंग ओवर केवल। क्रॉसिंग ओवर का नहीं होना, ये तो गलत हो जाएगा पहले ही। क्रॉसिंग ओवर की उच्च आवृत्ति और एक है डबल क्रॉसिंग ओवर, ये भी नहीं होता है। अब इन दोनों में से क्रॉसिंग ओवर की उच्च आवृत्ति नहीं होता है, वो निम्न आवृत्ति होता है, ठीक ना। गुणसूत्र पर जो अत्यंत पास पास पाए जाने वाले जीन्स का क्या प्रदर्शित करते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अनुवांशिक यूनिट यानी कि जेनेटिक जो यूनिट होता है, जिसे जीन कहा जाते हैं, जो कि अनुवांशिक इकाई है हमारे बॉडी का, फिर हमारे बोले कि इस जीन ही एक ऐसा है कि जिसके कारण एक पिता का लक्षण एक पुत्र में जाता है, ठीक ना। एक माता का लक्षण एक पुत्र में जाता है, यानी कि ये जेनेटिकल लक्षण जाते रहता है, वो जीन के कारण भी होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। ऑप्शन ए केंद्रकीय झिल्ली, ऑप्शन बी गुणसूत्रों में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी कोशिका कलम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र पे ही ये जीन, गुणसूत्र पे जीन ऐसे ऐसे इसका ये होता है, सजावट होता है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल में अनुमत आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। ऑप्शन ए 0.005 ग्राम पर लीटर, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? 0.005 मिलीग्राम पर लीटर। 0.005 नहीं होता है, ठीक है ना। 0.05 मिलीग्राम होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 0.05 मिलीग्राम होगा, ठीक ना। 0.05 ग्राम पर लीटर नहीं होता है, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.05 क्या हो जाएगा? 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में जल जनित रोग कौन सा है, यानी कि जल के द्वारा कौन सा रोग इसमें उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, चेचक। जी हाँ, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? तो वो है चेचक। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक मैप होते हैं, ठीक ना, यानी कि अनुवांशिक जो मैप होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? तो ऑप्शन ए में दे रहा है जीन विकास की विभिन्न अवस्था, ठीक ना, जीन विभिन्न की विभिन्न अवस्था। ऑप्शन बी गुणसूत्र पर जीन के क्रम। ऑप्शन सी दे रहा है कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं। ऑप्शन डी दे रहा है किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों का वितरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि गुणसूत्रों पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुणसूत्रों पर जीन्स के क्रम, जेनेटिक मैप क्या होते हैं? तो जो गुणसूत्र पे जीन्स सजाए जाते हैं ना, एक क्रम में, एक सीरीज में उसको सजाया जाता है, उसी को जेनेटिक मैप बोलते हैं। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक ना, क्योंकि इस क्लास का PDF वहाँ पे क्लास खत्म हो जाने के बाद वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। अगर आप हमारे
इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल पर विजिट करके आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं उन सबको कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये बायोलॉजी का 7वां सीरीज है। इससे पहले 6 क्लास ऑलरेडी कराया जा चुका है। अगर आप उन सब क्लास को नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर उन सब क्लास को कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा होता है जो कि बहुत बार क्वेश्चन अब रिपीट ज़्यादा कर रहा है, ठीक ना। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर स्ट्रांग है तो आप एक अच्छा सा कॉलेज ले सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।